एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आज की यह प्रश्नोत्तरी बताना चाहेंगे कि यूजीसी नेट के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगी। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। इस ग्रंथ में किस में है? 200 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल या 84 वैष्णवन की वार्ता, वचनामृत। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। आप देखेंगे भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभा दास की है। किसकी है? नाभा दास की, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे ये 200 वैष्णवन की वार्ता किसकी है? तो गोकुल नाथ की है। किसकी है? गोकुल नाथ की। 17वीं शताब्दी की यह रचना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आज का दूसरा प्रश्न है। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न, ध्यान रखेंगे। काशी में हम प्रकट भय रामानंद चिताएं किसकी पंक्ति है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, रैदास। तो किसकी है? कबीरदास की। ए ऑप्शन आपका सही होगा। आगे देखेंगे और कबीरदास की यह पंक्ति है। और कबीरदास के बारे में आप जानेंगे कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। इनके काव्य का जो संग्रह था, मतलब ये जो बोलते थे उसका संग्रह किसने किया था? धर्मदास ने, बीजक नाम से। बीजक का जो है प्रकाशन है वह 1464 ईस्वी में है। 1464 ईस्वी में इन्होंने किया था। 3 भाग में विभाजित है, साखी, सबद और रमैनी। तुलसीदास की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति पूछी जाती है, देखेंगे। तुलसी मातु पिता जग जाय तज्यो, विधि हूँ न लियो कछु भाल भलाई। और सूरदास की भी एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो बार बार पूछी जाती, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। रैदास जी की है, आप पढ़े भी होंगे, आती भी है परीक्षा में लाने के लिए। जाके कुटुंब सब ढोक ढोवंत, फिर ही अजहु बनारसी आसपासा। जाति को लेके इन्होंने विमर्श भी उठाया था अपने समय में, लेकिन हालांकि वो हाईलाइट नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने माना? गारसा दत्तासी, पंडित राम नारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री। 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो रसायन से मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तासी राजसूय मानते हैं। क्या मानते हैं? राजसूय, ठीक है। और आप देखेंगे हरप्रसाद शास्त्री क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं राजयश। क्या मानते हैं? राजयश। चलिए आगे चलेंगे। 4 नंबर का प्रश्न है। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। 4 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे कि लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका, काव्य, विवेचन, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न का आंसर होगा बी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 5वें नंबर का। निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? बिहारी, घनानंद, मतीराम, तोस। अच्छा प्रश्न है, इजी भी है। तो रीति सिद्ध में आते हैं बिहारी जी अकेले। आप जब साहित्य पढ़ेंगे तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है रीति सिद्ध में तो आप देखेंगे बिहारी जी आते हैं। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है रीति सिद्ध, ठीक है। और आप देखेंगे तो रीति सिद्ध के अंतर्गत कौन आता है? तो ये आते हैं बिहारी। रीतिबद्ध है घनानंद बोधा, रीति मुक्त में आते हैं घनानंद बोधा ठाकुर आलम और मतीराम द्विजदेव। ये सब आते हैं रीति बद्ध के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है आज का। ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। भरत मुनि के रससूत्र देखेंगे। जो है भरत मुनि का जो रससूत्र है उसके जो है कि 4 प्रतिष्ठित आचार्य हुए थे और चारों को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो भरत मुनि की जो रचना थी वो थी नाट्य शास्त्र। इसी को बारी बारी से सभी लोगों ने क्या किया था? तो अपने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया था, ठीक है। तो प्रश्न है अनुमितिवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं भरत मुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनव गुप्त। तो कौन है? तो ये हैं जो है कि शंकुक। शंकुक का अनुमितिवाद है। किसका है? शंकुक का। अभिनव गुप्त का भी बार बार पूछा जाता है तो इनका अभिव्यक्तिवाद है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है और भरत मुनि से प्रश्न बनता है किस
शताब्दी के कवि हैं तो दूसरी शताब्दी के कवि हैं, ये भी आप याद रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्यशास्त्र। आनंदवर्धन से एक प्रश्न बनता है कि यह किस शताब्दी के कवि हैं, तो 9वीं शताब्दी के। यूजीसी नेट में यह मिलान करने के लिए प्रश्न आता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है ध्वन्यालोक। क्या है? ध्वन्यालोक याद कर लेंगे और आप नोट भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का 7वां प्रश्न है, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठोट चलाई जामुन का फल उसे सोचकर। में कौन सा अलंकार है आप बताएंगे। तो इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह है, स्वभावोक्ति है, अनुयोक्ति है या भ्रांति मान है। 7वें नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे। यहाँ तोता भ्रम में पड़ जाता है, भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार है। संदेह में क्या होता है कि बना रहता है, संदेह खत्म नहीं होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अन्योक्ति में क्या होता है, तो यह जो है कि अन्योक्ति मतलब दूसरे के माध्यम से बात को कहना। नेक्स्ट देखेंगे आप, काव्यालंकार के रचयिता हैं तो भरत, कुंतक, भाम, दंडी। 8 नंबर के प्रश्न में तो यह भाम। काव्यालंकार जो है कि के रचयिता हैं तो भामा हैं, और भामा को सभी जानते हैं अलंकारवादी संप्रदाय के आचार्य हैं। 6ठी शताब्दी के हैं। किस शताब्दी के हैं? तो 6ठी शताब्दी के हैं। ठीक है, शताब्दी के हैं, याद रखेंगे। 6ठी शताब्दी इनका समय है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो है कि भामा की काव्य अलंकार। ये बार बार पूछी जाने वाली रचना है। भरत के बारे में हमने बता दिया, इनका नाट्य शास्त्र है, दूसरी सदी के हैं। कुंतक के बारे में भी आप जान लीजिए, यह कभी कभी 10वीं शताब्दी या 11वीं शताब्दी के माने जाते हैं। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना जो बार बार पूछी जाती है, वक्रोक्ति जीवितम। दंडी है। दंडी की जो प्रसिद्ध रचना है वह है 10 कुमार चरितम और काव्या दर्श। ठीक है, और यह 7वीं सदी के माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का। ये रहा आपके समझ 9 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो भारोपी परिवार की भाषा आपसे पूछी जा रही है। 9 नंबर का प्रश्न है, तो याद रखेंगे कौन सी नहीं है, तो मलयालम नहीं है। बाकी ये तीनों भाषाएं वहीं की हैं, और जो है कि भारोपी परिवार की गुजराती, हिंदी और मराठी। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? इलाहाबाद, ओरछा, झांसी, मथुरा, वृंदावन, बनारस। तो ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? तो यह बोली जाती है मथुरा, वृंदावन। ठीक है, आगे चलते हैं। और अवधी कहाँ बोली जाती है? तो इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है। आप सबको पता है कि जो है बनारस में कौन सी भोजपुरी बोली जाती है। ये सब आप कुछ ऑप्शन को जानते और सुनते चलेंगे, थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 11 नंबर का। विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय, नेमिचंद जैन, त्रिलोचन की। 11 नंबर के जो है कि ऑप्शन होंगे बी, अज्ञेय जी। तो ये अज्ञेय जो की पंक्ति है क्या है? तो विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था। और अज्ञेय जी सबको पता है कि यह तार सप्तक के हैं। किसके हैं? तार सप्तक के कवि हैं और संपादक भी हैं। और सबको पता है कि इनकी कहाँ से यह पंक्ति ली गई है, तो यह ली गई है कितनी शांति कविता से ली हुई है। ठीक है, एक चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे आप भरत भूषण को। तो भरत भूषण जो है कि भरत भूषण को आप सभी पढ़े होंगे। रस जो है कि यह इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति जो पूछी जाती है वह है, रस तो अनंत था अंजूरी भर ही पिया जी, में बसंत था एक फूल ही दिया। नेमिचंद जैन की भी एक पंक्ति पूछी जाती है, कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ। त्रिलोचन की एक पंक्ति है, फूल मेरे जीवन में आ रहे हैं आओ। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का, और बहुत प्रसिद्ध ये है। मतवाला के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, निराला, शिवपूजन सहाय। तो सी ऑप्शन सही होगा, निराला जी हैं। कौन है? निराला जी। आप सभी को पता है कि निराला इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये पूरा नाम पूछा जाता है। और मतवाला का जो संपादक
होता था और किया जाता था, उसका जो समय था 1923 ईस्वी था। क्या था? 1923 ईस्वी। और यह एक साप्ताहिक पत्र था। क्या था? साप्ताहिक, पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा, साप्ताहिक पत्र था। आगे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो आप देखेंगे धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध जो है कि पत्रिका थी धर्मयुग। क्या थी? धर्मयुग थी। इनको भी नोट कर लीजिए। और यह कब प्रकाशित निकलती थी तो इसका समय क्या था? तो 1995 ईस्वी में। और यह भी एक साप्ताहिक पत्रिका थी। क्या थी? साप्ताहिक पत्रिका थी। आगे देखेंगे आप शिव पूजन सहाय जी को, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। शिव पूजन सहाय की एक जो है कि पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था हिमालय। क्या नाम था? हिमालय। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और यह 1946 से निकलना प्रारंभ की थी पटना से। कहाँ से? पटना से। इसका स्थान पटना है। और धर्मवीर भारती के जो निकलती थी, यह निकलती थी मुंबई से। कहाँ से निकलती थी? उस समय से बम्बई कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे, बम्बई से। अब आप देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक पत्रिका बहुत प्रसिद्ध थी, कवि वचन सुधा। क्या था? कवि वचन सुधा था। ठीक है, इसका जो समय था वह 1868 ईस्वी था। कब था? 1868 ईस्वी था। कहाँ से निकलती थी? तो बनारस से निकलती थी। कहाँ से निकलती थी? बनारस से। अब उम्मीद है कि आप चारों ऑप्शन के बारे में जान गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप साखी। साखी किसका संकलन है? शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। तो आप याद रखेंगे शाही से साखी को। अब एक चीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि यह किस सप्तक के कवि हैं? विजय देव नारायण शाही। जो भी बच्चा इस प्रश्न का जवाब देगा, हम मान लेंगे कि वो बहुत बारीकी से तैयारी अपनी कर रहा है। याद रखिएगा, आपको बताना है, भूलिएगा नहीं। ठीक, अब देखेंगे आप कीर्ति चौधरी को। इनकी जो है कि एक प्रसिद्ध रचना है खुले हुए आसमान के नीचे। अब आप देखेंगे यहाँ पे शमशेर बहादुर भी हैं, इनकी एक रचना बहुत पूछी जाती है, चूका भी हूँ, चूका भी हूँ मैं नहीं। ठीक है, ये इनकी जो रचना थी वह 1975 ईस्वी में। और एक बहुत पूछी जाती है, बात बोलेगी भेद खोलेगी, है ना? बात बोलेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब आप देख लिए। अब आप देखेंगे हरि नारायण व्यास जी का। इनकी 2-3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हरि नारायण व्यास जी का एक प्रसिद्ध रचना है त्रिकोण। क्या है? त्रिकोण। आपसे पूछा जा सकता है किसका है? त्रिकोण पर सूरज। ठीक है, सूर्योदय। ठीक, नोट कर लेंगे। 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और एक है मृग और तृष्णा। नेक्स्ट देखेंगे अब अगला प्रश्न है 14 नंबर का। यह 14 नंबर का प्रश्न है, जीवन विवेक ही साहित्यिक विवेक है, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्तिबोध अज्ञे। 14 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आप देखेंगे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो है कि एक इनका जो है कि नगेंद्र के विपरीत कथन आता है जो बार बार पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। पूछा जाएगा कथन किसका है? वरन थोथी नैतिकता रूढ़िवाद के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, यह बहुत बार इनका कथन पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे आप मुक्तिबोध जी को। मुक्तिबोध जी का देखेंगे तो इन्होंने कहा है जो है कि ज्ञान गर्भ फैटेंसी द्वारा सार रूप में जीवन की पूर्ण रचना करता है। ये इनका कथन बार बार पूछा जाता है। अज्ञे जी ने कहा है व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। व्यक्ति समाज में क्या है? व्यक्ति समाज में स्वतंत्र है, समाज से नहीं। समाज उसे स्वतंत्र रहने नहीं देगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है आलोचना से, कौन है कौन नहीं है। याद रखेंगे ये नंद दुलारे वाजपेयी नहीं हैं। ठीक है, अब वाजपेयी जी स्वच्छंदता
स्वच्छंदतावादी आलोचक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रगतिशील आलोचक नहीं है, तो प्रगतिशील आलोचक। और इनको नंदुलाल वाजपेयी जी को एक चीज़ और आप नोट कर लेंगे, इन्हें कहा जाता है समन्वयवादी। ठीक है, समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को इन्होंने विकसित किया था। तो इन दिनों कई बार इनको प्रश्न बनता है कि समन्वयवादी आलोचक कौन है, तो नंद दुलारे वाजपेयी। आगे देखेंगे आप कि जो है कि आप इन्हें देखिए, ये 3 लोग हैं, कौन कौन है, तो रामविलास शर्मा है, सुदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाँ 16 नंबर का। कौन सा प्रश्न है, तो 16 नंबर का, अलमा कबूतरी किसकी रचना है, ये बताना है। अलमा कबूतरी किसकी रचना है, मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल। 16 नंबर के प्रश्न में आप सभी के पता है कि सी ऑप्शन आपका सही होगा, मैत्री पुष्पा। अलमा कबूतरी का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, तो 2000 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और यह उपन्यास ध्यान दीजिए ये जो है कि यह उपन्यास साठोत्तरी कथा साहित्य की सशक्त लेखिका है, उपन्यास के डिपार्टमेंट में, और कथा साठोत्तरी की। तो देखे होंगे आप, जब विभाजन पढ़ेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा। आगे देखेंगे, इस अलमा कबूतरी उपन्यास में किस चीज़ का वर्णन है, इसका वर्ण विषय क्या है, ये आप याद रखेंगे। इसमें बताया गया है कि बुंदेलखंड में बसने वाली जो कबूतरा जाति है, उसी के जीवन संघर्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे। और एक कज्जा जाति के मध्य संघर्ष भी दिखाया गया है। ये आप जब पूरा पढ़ेंगे उपन्यास तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, मृदुला गर्ग जो है कि मृदुला गर्ग को आप देखेंगे, अलमा कबूतरी इनकी रचना है, मैत्री पुष्पा की। अब मृदुला गर्ग की बहुत एक रचना पूछी जाती है, चित्त कोबरा। कौन सी, चित्त कोबरा। ठीक है, याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। चित कोबरा है मैं और मैं। ठीक है, और एक है कठ गुलाब। क्या है, कठ गुलाब। ये दोनों आप याद रखिएगा, इनका मृदुला गर्ग का। अब आप देखेंगे गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री को देखेंगे, इनकी रचना है तिरोहित। क्या है, तिरोहित पूछी जा सकती है क्योंकि नए लेखकों से बहुत प्रश्न बन रहे हैं। और एक है खाली जगह रेत समाधि, और रेत समाधि के लिए इन्हें पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप देखेंगे चित्रा मुदगल को, चित्रा मुदगल की एक रचना बहुत बार पूछी जाती है, आवा। कौन सी, आवा, जिसका प्रकाशन हुआ है सन 2000 ईस्वी में। सिंपल रूप में आवा पूछी गई रचना है कि यह किसकी रचना है। ठीक है, तो सन 2000 में इसका प्रकाशन हुआ है। एक है गीली गुड। ठीक है, नाला, और एक इनका है नाला सोपारा। नाला सोपारा बम्बई के वेश्याओं के जीवन पे इन्होंने बहुत अच्छे से उसमें रचना की है। नेक्स्ट देखेंगे, अब 17 नंबर का प्रश्न है, ये विलोम किस नाटक का पात्र है, चंद्रगुप्त, अंधायुग, कोमल गांधार और आषाढ़ का एक दिन। तो विलोम आषाढ़ का एक दिन बहुत प्रसिद्ध नाटक है यूजीसी नेट का, और वहीं का यह पात्र है विलोम। तो चंद्रगुप्त नाटक किसका है, तो यह है जयशंकर प्रसाद का। इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ है। अंधायुग 1955 में इसका प्रकाशन हुआ है। और अंधायुग किसका है, तो धर्मवीर भारती जी का है। नेक्स्ट देखेंगे, कोमल गंधार आपको हो सकता है नए मिल रहे हों। इनकी एक जो है कि इनके लेखक कौन है, तो शंकर शेष हैं। कौन है, शंकर शेष। ठीक है, शंकर शेष हैं इनके लेखक। और इसमें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से, लौकिक संस्कृत से, सौरसेनी अपभ्रंश से, प्राकृत से। 18 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा कि यह प्रश्न आयोग द्वारा बाहर कर दिया गया था, है ना। तो आप इसमें इसे याद रखेंगे। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है तो सौरसेनी से, लौकिक से, प्राकृत से, वैदिक से। तो यह स्टार वाला प्रश्न था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप 19 नंबर का। और अगर आप इसका जो है कि एक चीज़ आप याद रखेंगे, जो उत्पत्ति हुई वह सौरसेनी से हुई है। कहाँ से हुई है, सौरसेनी से हुई है। कहाँ से हुई है, तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति आपसे पूछा जाएगा तो सौरसेनी
अपभ्रंश से राजस्थानी याद रखेंगे, राजस्थानी की उत्पत्ति हुई, पहाड़ी पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे और देखेंगे तो इसका पूरी तरीके से यह विकल्प सही नहीं है। तो आपसे पूछेगा सौरसेनी से किसका किसका विकास हुआ है, तो 3 का विकास हुआ है। एक तो सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है राजस्थानी का, और दूसरा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा, पहाड़ी और पश्चिमी हिंदी का। नेक्स्ट आगे चलेंगे, यह विकल्प ही सही नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चिड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक, बाण भट्ट की आत्मकथा। 19 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं कि अर्धकथानक आत्मकथा है और अर्धकथानक आत्मकथा है, और कलम का सिपाही क्या है, तो यह जीवनी है। क्या है? जीवनी है, नोट कर लीजिए, यह जीवनी है कलम का सिपाही। और किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने लिखा है। कौन लिखा है, तो अमृत राय ने लिखा है। आगे देखेंगे, चिड़ों पर चांदनी, चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट देखेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। क्या है? ऐसे से ही प्रश्न बनते हैं। आत्मकथा देख के आप आत्मकथा पर आप जाइए। ठीक है, यहाँ हजारी प्रसाद का क्या है, उपन्यास है। ठीक, नेक्स्ट और आज का ये 20 नंबर का प्रश्न है और 20 प्रश्न लेंगे। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये रहा आपके समक्ष 20 नंबर का प्रश्न। आप याद रखेंगे, आंसर होगा सी ऑप्शन आपका सही होगा। चितवन की छाह निबंध संग्रह के रचयिता है विद्यानिवास मिश्र। और विद्यानिवास मिश्र और इनके कुछ इंपॉर्टेंट निबंध में जो बार बार पूछे जाते हैं, तुम चंदन हम पानी, नोट कर लीजिए 1957, मैंने सिल पहुँचाई 1966, मेरे राम का मुकुट भीग रहा जो आपके पाठ्यक्रम में लगा 1974, शेफाली झर रही है 1989। अब देखेंगे बालकृष्ण भट्ट जी का जो निबंध है ये साहित्य सभ्यता और घनिष्ठ संबंध में इन्होंने लिखा है। महिला स्वतंत्र है। ठीक है, इनका है। और एक है हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई, पगडंडियों का जमाना, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नोट कर लेंगे। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, बार बार पूछा जाता है। ये रहे 20 प्रश्न आप सभी के समक्ष। आइए हम 30 प्रश्न ले लेते हैं। 20 ही प्रश्न लेने वाले थे, लेकिन 30 प्रश्न ले लेते हैं। कार्यक्रम के अनुसार चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? 21 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, तो आंसर होगा आपका, तो ए नंबर होगा। हृदय की परख, हृदय की परख का जो प्रकाशन है 1918 ईस्वी है। और हृदय की प्यास का आप नोट कर लीजिएगा 1931 है। और अमर अभिलाषा किसका है? तो अमर अभिलाषा 1933 ईस्वी है, जब प्रेमचंद लिख रहे थे। ठीक है, उसी समय इनका भी चल रहा। आत्मदाह 1937, क्या है 1937, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कालक्रम के यहाँ पे बताना है, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे कफन, इसका प्रकाशन तो 1936 ईस्वी में हुआ है। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे ग्राम, ग्राम मिला लीजिए, ग्राम का प्रकाशन हुआ है 1911 में। क्या है 1911 में, इसका 1936 ईस्वी में। कफन, पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश का है 1997 ईस्वी में। कब है? 1997 ईस्वी में। अब आएगा डिप्टी कलेक्ट्री 1956 ईस्वी में। किस में है? 1956 में। सबसे लास्ट में होगा पाल गोमरा का स्कूटर, तो आप देख पा रहे होंगे कहाँ है ये, यहाँ पे है पाल गोमरा का स्कूटर 1997 में। ठीक, तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर का, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। तो आपको बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा। तो याद रखेंगे, भारत दुर्दशा 1980 है कि 81 है, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये है 1876 ईस्वी में। राजश्री, राजश्री किसका है? तो राजश्री जयशंकर प्रसाद का है, 1915 है। क्या है? 1915 ईस्वी। अब इसके बाद आप देखेंगे जो है कि कोणार्क, जो पूरा चैनल पे है, समय निकाल के आप पढ़िएगा, जगदीश चंद्र माथुर का है, इसका प्रकाशन है 1951 ईस्वी में। इसके बाद आ जाएगा खजुराहो के शिल्पी,
खजुराहो का शिल्पी शंकरशेष का है। किसका है? शंकरशेष का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? अब आप जान गए होंगे, आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 24 नंबर का, कालक्रमानुसार ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे, नाट्यशास्त्र आपको पता होगा भरत मुनि का, ये दूसरी शताब्दी के है। किस शताब्दी के हैं? तो दूसरी शताब्दी के हैं, इसलिए आप थोड़ा सा यहीं पे भरत मुनि की रचना है, तो यहीं से आप प्रश्न को सही कर सकते हैं यदि आप एग्ज़ाम में है। अभी तो आप एग्ज़ाम में है नहीं, तो चलिए देखिए सबको। अब इसके बाद आ गया काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। यह किसका है? तो यह वामन का है। किसका है? वामन का है। ठीक है। और यह किस सदी के हैं? तो 8 से 9वीं सदी के हैं। ठीक, इन कहीं भी 8 कहीं भी 9 आता है, याद कर लेंगे। और ये दूसरी सदी के हैं। इसके बाद आएगा 10 रूपक। यह 10वीं सदी के हैं। 10 रूपक 10वीं सदी के हैं। और यह किसकी रचना है? तो धनंजय की। इसके बाद काव्य प्रकाश आता है मम्मट का, बहुत बार पूछा जाता है, 11वीं सदी की है। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और आप ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम है। अब आपको यात्रा वृत्तांत बताना है, किसका होगा, कौन सा सही होगा। 25 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर दीजिएगा। 25 नंबर में क्या आंसर होगा? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे अरि यायावर याद रहेगा। यह 1953 ईस्वी में है। कब है? 1953 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो है कि देश विदेश कब का है? तो देश विदेश रामधारी दिनकर का है। इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में है। अब इसके बाद आपका आ गया तंत्रालोक। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, यह किसका है? तो यह बताना है आपका, यह नगेंद्र का है, 1968 ईस्वी में। कब है? 1968 में। यह नगेंद्र जी का है। इसके बाद आता है हस्ते हस्ते निर्जन दहकती भट्ठी। निर्जन मतलब झरना हो गया, हंसते हुए झरना, दहकती भट्ठी विष्णु प्रभाकर का है। किसका है? तो विष्णु प्रभाकर जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1966 ईस्वी। कब है? 1966 ईस्वी। तो ये 68 हो गया, ये 66 हो गया। इसका मतलब है कि तंत्रालोक सबसे लास्ट में आएगा। तंत्रालोक ये वाला सबसे लास्ट में आएगा, और यहीं पे है भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अब मिलाइए आप, आपका आंसर कौन सा सही होगा। मैंने सारा बता दिया, तो ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले आएगा अरियावर याद रहेगा। देश विदेश जो है कि 57 में है। इसके बाद तंत्रालोक, इसके बाद आएगा दहकता भट्ठी, हंसते छिरने दहकती, इसमें तंत्रालोक सबसे लास्ट में आएगा, है ना। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये 26 नंबर का है। निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। अब आपको बताना है, अब आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे फटाफट। तो सबसे पहले देखिए, भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद आ जाएंगे बच्चन जी का महादेवी का एक ही साथ हुआ है, 1907 में। अब अज्ञे का है 1911 ईस्वी। अब नरेंद्र शर्मा आ रहे हैं, तो नरेंद्र शर्मा का 1913 ईस्वी है। तो ये तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे, आपका ऑप्शन ए सही भी होगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 27 नंबर का, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। कौन से कब पाए हैं ज्ञानपीठ? 27 नंबर के प्रश्न में ये दिनकर जी पाए थे। सबसे पहले हम दिनकर को ही देखेंगे, क्योंकि दिनकर जी का पहले मिला था उर्वशी के लिए। कब मिला था? तो 1972 ईस्वी में। कब मिला था? 1972 में। अज्ञेय को भी मिला है पुरस्कार, कितनी नावों में, कितनी बार? काव्य के लिए 1978 में मिला है। कब है? 78 में। इसके बाद निर्मल वर्मा को मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए 1999 में। कब मिला है? 1999 में। कुंवर नारायण को भी मिला है संपूर्ण साहित्य के लिए 2005 में। अब आप समझ पाए होंगे कि 2005 में सबसे लास्ट किसको मिला? कुंवर नारायण को। अब आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, यह रहा, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। आदिकाल की रचनाएं कौन किसके बाद आई हैं? यहाँ से एक प्रश्न तय रहता है। अब आपको बताना है 28 नंबर के प्रश्न में, भारतेश्वर, बाहुबली रास, स्थूल भद्र रास, नेमी नाथ रास और संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर किसका है? तो यह है जो है कि 12वीं सदी का है। कब का है? 12वीं सदी। भारतेश्वर बाहुबली सबसे पहले आप देखेंगे तो यह 11वीं सदी के हैं। इसके बाद आता है स्थूल रास, यह कब का है? तो यह 12वीं सदी का है। ठीक है। अब आप देखेंगे
नेमीचंद जैन 1213 ईस्वी का है, 1213 का। ठीक, इसका है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए ही सही बैठेगा, है ना, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। ये भी प्रश्न बहुत मज़ेदार है, आप सभी उत्तर दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए 30 प्रश्न ले रहे हैं। अगर आपको पूरा जो है कि 100 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, फिर हम लेके आएंगे। आइए हम सबसे पहले आंसर देखेंगे। इंद्रधनुष रौदे हुए किसका है, तो यह है अज्ञेय जी का, और इसका प्रकाशन जो हुआ है 1957 ईस्वी है। इसके बाद आएगा सीढ़ियों पर धूप में, यह रघुवीर सहाय का है, 1960 ईस्वी में। इसके बाद आएगा नए इलाके में किसका है, तो अरुण कमल का है, 1996 ईस्वी में। कब हुआ है, वाजस्रवा के बहाने, अभी ऊपर आपने पढ़ा था, कुंवर नारायण का है, और 2008 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आप देखेंगे यहाँ पे मिलाने वाला प्रश्न है, और आप मिला के फटाक से उत्तर दे दीजिए। 30 नंबर के प्रश्न को हम मिलाएंगे। सभी शब्दार्थों सहितो काव्यम भामक है, सबको पता है। 5 नंबर, इसके बाद शरीरम तावदृष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, यह किसका है, तो ये दंडी जी का है। किसका है, तो 4 नंबर दंडी का है। ठीक, ये रहा दंडी जी। इसके बाद है रमणीयार्थम प्रतिपादकम शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्द काव्यम, यह किसका है, तो यह है पंडित जगन्नाथ का है, 1 नंबर। वाक्यम रसात्मक काव्यम, यह किसका है, तो यह विश्वनाथ जी का है, 2 नंबर। ठीक है, वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी का। तो 5 4 1 2 कौन सा है, 5 4 1 2 यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सी ऑप्शन आपका सही हुआ। प्रश्नोत्तरी पूरी है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ 30 प्रश्न। आगे आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार प्रश्नोत्तरी फ्री ऑफ कास्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पेड कोर्स ही बिक रहे हैं और आप परेशान हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि फ्री ऑफ कास्ट आप सभी को प्रश्नोत्तरी जो है कि प्रस्तुत की जाए, ताकि आप लोग का भी परीक्षा अच्छे से हो, आप अपने मंजिल तक पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।